अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, मानसून की बारिश ने गर्मी का जोर तो तोड़ दिया, मगर मुमकिन बारिशों से नशेबी इलाकों में लोग हो जाएं होशियार। महंगे आटे ने बनाई 2 वक्त की रोटी मुश्किल, जबकि बच्चों की बुनियादी ग़िज़ा ने भी डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। गैर मयारी खुराक और गंदा पानी बना गैस्ट्रो की वजह। इन खबरों पर बात करने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुतादिद इलाकों में बारिशों और सैलाब की पेशगोई कर दी। गरीब आवाम पर आटे की कीमतों का बोझ। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए, जबकि 10 किलो आटे का थैला 75 रुपए महंगा फरोख्त होने लगा। नेगलेरिया ने कराची से लाहौर का सफर तय कर लिया। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में मुबैना तौर पर नेगलेरिया का पहला मरीज 4 रोज अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद जान बहक हो गया। और ईद उल अजहा के खाबे या कुछ और। पंजाब में 3000 से जायद अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला। डॉक्टर्स ने सर जोड़ लिए। यहाँ आपने जानी टॉप स्टोरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे मानसून की। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज शुरू होने वाला मानसून बारिशों का सिलसिला बरोज हफ्ता तक जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज की बारिश से सख्त गर्मी की शिद्दत और हब्स में कमी आई है। रात लाहौर में होने वाली तूफानी बारिश ने कई मकामात पर दरख्तों को भी जड़ों से उखाड़ दिया। बारिश के बाद लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली के फीडर्स ट्रिप करने से शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। जबकि महकमे मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के कई इजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जो कि 8 जुलाई तक जारी रहेंगी। सिंध की बात करें तो सिंध भर में शदीद गर्मी का इम्कान है। बारिशों और इंतजामी उमूर के हवाले से लोग भी शदीद फिक्रमंद हैं। उनका ये कहना है कि हमेशा से होता है कि बारिश होती है लेकिन निकासियाब का इंतजाम नहीं हो पाता। क्या सूरत हाल है, लोगों ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तेज बारिश और हवाओं ने मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में कमी तो कर दी है, लेकिन महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। गुज़िश्ता रात शदीद हब्स के बाद आंधी के साथ मानसून की पहली तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिश के साथ ही लाहौर में 90 फीडर्स से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। 3 से 8 तारीख के दौरान जो महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट दी है, इसमें लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अच्छी बारिश है। इसमें कई जगह पे जैसे लाहौर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। जहां बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, वहां महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करके खतरे की घंटी बजा दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम के मुताबिक अगर ऐसे ही बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो सैलाब आने का खदशा है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होगा और अर्बन फ्लडिंग का हम कह सकते हैं। इसमें टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होगा, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होगी वो ज्यादा होगी, तो इससे ऐसा लगेगा जैसे फील लाइक टेम्परेचर ज्यादा है। तर्जमान NDA-MA के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। मानसून बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। NDA-MA ने मुमकिना मानसून बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को हंगामी मशीनरी और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की हैं। बिल्कुल ज़िशान, लाहौर जो कि एक डेवलप शहर कहलाया जाता है, और अगर हम इस शहर की बात करें तो जदीद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इस शहर में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मानसून के सीज़न में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हमेशा रहता है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा लाहौर गुफरान अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि कल मानसून की पहली बारिश हुई है, और उस बारिश के बाद हमने देखा कि सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। वासा ने इस हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? जी देखें, पहली बारिश मानसून की हुई, लेकिन इससे पहले मानसून से जो परी मानसून बारिशें हुई हैं वो मानसून से बल्कि पिछले साल के पूरे मानसून की बारिशों को देखें तो टोटल उससे ज्यादा हो चुकी हैं बारिशें। जून में 15 जून को बारिश हुई 153 mm बारिश हुई। उसके बाद दूसरे जो बारिश हुई है वो 262 mm बारिश हुई, 2 स्पेल्स में हुई और 6 आवर्स में हुई। बड़ी हैवी इंटेंसिटी रेनफॉल थे।
लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि वासा का सिस्टम जो बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा था, हमारे स्टाफ ने भी काम किया, मशीनरी जितने भी हमारी मोबाइल मशीनरी थी, डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी और जेनसेट्स पावर फेलियर के केस में बड़ा इफेक्टिवली काम किया और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हमने स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्पोजल की है। तो इससे आप कह सकते हैं कि हमारी प्रेपरेशन जो हैं वो अप टू द मार्क हैं और हम किसी भी स्पेल से निपटने के लिए तैयार हैं वासा, और इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेगा। गफरान साहब, जिस तरह से भी आपने बात की कि ये मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं, प्री मानसून की बारिशें भी हो रही हैं, डेफिनेटली मानसून में भी जो है वो मज़ीद बारिशों का इम्कान है। इस दफ़ा कुछ पॉश एरियाज़ में भी जो है वो सड़कों पर इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया था कि वहाँ से गुजरना इंतहाई मुहाल था। तो अर्बन फ्लडिंग का भी खदशे का इजहार किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो इस सिलसिले में कोई स्पेशल इकदामात तो उठाए जा रहे हैं? वासा की जानिब से कुछ टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि इन इलाकों में ऑपरेशनल रहेंगी? जी बिल्कुल, हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने एमरजेंसी कैंप्स भी लगाए हैं, वहाँ पे स्टाफ भी डिप्लॉय किया 24/7। बाकी हमारा कंट्रोल रूम भी वो भी 24/7 एक्टिव है और इस तरह सारा स्टाफ की भी ड्यूटीज लगाई हैं। दूसरा जो आपने देखना है ये कि बारिश के बाद पानी कितनी तेजी से ये सिस्टम जो है इफेक्टिवली काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो आपने देखा हर बारिश जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद फौरी लाहौर क्लियर होना, और पिछली जो 262 mm की बारिश हुई उसमें 5 आवर्स में पूरा लाहौर क्लियर हो गया था। तो एक्चुअली तो देखना यह है कि सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है, जो जिसने काम किया और स्टाफ ने भी काम किया। और देखें लाहौर को रिलीफ भी मिला। शिमाली लाहौर के लिए क्या इंतजाम हैं, चूँकि वहाँ पर ज़्यादा बुरा हाल होता है बारिश के बाद? शिमाली लाहौर में भी हमारा आप देख लें पिछली 262 mm बारिश हुई है, शिमाली लाहौर में कोई ऐसी फ्लडिंग नहीं हुई। अर्बन फ्लडिंग चौकना खुदा में थोड़ी देर के लिए पानी के स्टेगनेशन हुई है, इस तरह दूसरे इलाकों में, लेकिन फौरी उसके बाद डिस्पोज ऑफ हो गया, बाहर कर दिया गया। तो इसलिए किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा, हमारी तैयारी पूरी है। और अगर हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो घरों के ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाने का एक मंसूबा था, क्या उस मंसूबे पर अमल दरामद हो सका या उस पर कोई काम हो सका? देखें जो घरों के अंदर वो तो LDA के बायलाज में है। वासा ने 3 अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं, एक जिसमें लॉरेंस गार्डन पे है और एक कश्मीर रोड और तीसरा शेरा वाला। वो तीनों फंक्शनल है और बड़ा उनका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है कि उन पॉइंट्स पे जीरो पॉन्डिंग होती है। तो इसी तरह और भी हम बनाएंगे, 11 बनाने हमने, 3 बन गए हैं, बाकी भी इन फेजेस जो है वो इंशाल्लाह बनाएंगे हम। इस साल भी एक हमारा वारिस रोड का ADP में शामिल है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे वो। ठीक है, इस पर काम हो रहा है। सर बताइएगा कि वासा की जानिब से कोई हेल्पलाइन है अगर किसी इलाके में पानी जमा है और वहाँ पर इंतज़ामिया नहीं पहुँच पा रही, तो क्या वासा की जानिब से कोई हेल्पलाइन है जहाँ पर शहरी कॉल करके उनको आगाह कर सके अपने मसले से? जी बिल्कुल, हमारी हेल्पलाइन भी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारे सोशल मीडिया का सारे वेबसाइट्स भी हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू कंप्लेंट्स हो सकती है, वो हमारे सारे कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में मॉनिटर किए जाते हैं। और जैसे कोई कंप्लेंट आती है हमारा स्टाफ फौरी उधर पहुंच जाता है। हमारा जो क्रेन पे ऊपर मोबाइल स्क्वाड भी है, डिवार्टिंग सेट्स वगैरह अगर कहीं लगाने हो, जैसे आपने देखा कलमा चौक में जो इस पिछली बारिश में पॉन्डिंग हुई है, अभी CBD जो सेंट्रल विजिलेंस अथॉरिटी उन्होंने काम किया, लेकिन फौरी हमने वासा की टीम गई, पंप इंस्टॉल किया, जनरेटर इंस्टॉल किया और उसको खाली किया। तो इस तरह वासा हर तरह का कोई भी इमरजेंसी होगी तो इंशाल्लाह तैयार है, हमारी स्क्वाड भी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इकदामात का सिलसिला जारी रहेगा और जिस तरह से जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है शहरियों को, वो भी इससे मुतमिन होंगे। बहुत शुक्रिया गुफरान अहमद साहब, MD वासा हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर इकदामात के हवाले से आगाह कर रहे थे जो कि मानसून के हवाले से किए गए हैं। और इसी पर जो है वो आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नेग्लेरिया वायरस जिसका ताल्लुक भी पानी से ही है, ये पाकिस्तान में इसने डेरे जमा लिए हैं। कराची के बाद लाहौर में भी अब नेग्लेरिया शहरी की जान ले गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुमकिन तौर पर नेग्लेरिया वायरस में मुब्तला पहला मरीज इंतकाल कर गया है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज में 4 रोज से सर्द बुखार और सर दर्द था और ये अलामात उसमें मौजूद थी। अस्पताल इंतजामिया के कहना है कि 31 साल मरीज को स्विंग के बाद अलामात शुरू हुई। निजी लैब की रिपोर्ट से मुमकिना निग्लेरिया की तस्दीक भी हुई। लाहौर में निग्लेरिया का मुश्तबा केस सामने आने के बाद डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया कि निग्लेरिया से मुतालिक
एहतियाती तदाबीर तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आवेजा की जाएंगी। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद हम इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे। कराची के बाद लाहौर में नेगलेरिया का पहला केस सामने आ गया। 30 साल मुस्तफा शफीक सर्विसेज अस्पताल में नेगलेरिया के बायस दम तोड़ गया है। पाकिस्तान नेगलेरिया से मुतासर होने वाले ममालिक में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। कराची में मुतअद्दिद बार नेगलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नेगलेरिया फाउलरी यकखलवी जानदार अमीबा की किस्म है जो दूसरों से खुराक हासिल करता है। ये जानदार साफ पानी में पाया जाता है और आमतौर पर तालाब, स्विमिंग पूल या घर में पानी की टैंकियों में मिलता है। जब कोई फर्द नेगलेरिया फाउलरी से आलूदा पानी में नहाता है या नाक साफ करता है या किसी और तरीके से पानी अगर नाक में चला जाए तो ये जरसूमा नाक के जरिए दिमाग में जाकर दिमाग का अगला हिस्सा खाना शुरू कर देता है। नेगलेरिया फाउलरी से मुतासर होने वाले फर्द को पहले हल्का सर दर्द होता है, जिसके बाद गुनूदगी तारी होने लगती है। तबीयत ज्यादा खराब होने पर जब अस्पताल लाया जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और तब तक ये जरसूमा फर्द को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा चुका होता है। इस जरसूमे से मुतासर 95% अफराद हलाक होते हैं। नेगलेरिया फाउलरी से मुतासर होने के बाद इसका इलाज बहुत मुश्किल है। सिर्फ इससे बचने के लिए एहतियात बरतना ही मुमकिन है। नेगलेरिया फाउलरी पानी में क्लोरीन या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लीच से खत्म हो जाता है, इसलिए लोग अपने घरों की टैंकियों में क्लोरीन का इस्तेमाल करें। इसलिए लोग अपने घरों में 500 से 1500 गैलन वाली टैंकी में ब्लीच के सिर्फ 2 चम्मच का पेस्ट बनाकर डाल दें तो इस जरसूमे का खात्मा हो सकता है और इतने ब्लीच से इंसानी सेहत पर भी कोई मनफी असर नहीं होता। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो कि तिब्बी माहिर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नेगलेरिया अब लाहौर भी पहुंच चुका है। एक शख्स मुबैना तौर पर इससे जो है वो जाँ बहक हो गया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये नेगलेरिया आखिर है क्या, किस तरह से हमलावर होता है, क्या अलामात होती हैं इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी कि नेगलेरिया ये कि पाकिस्तान के अंदर और जैसा क्या है कि अमेरिका के अंदर इसके बहुत से केसेस होते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कराची के अंदर रिपीटेडली इसका जो है अटैक होता रहा है और उसके लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और जितने भी हमारे तिब्बी माहिरीन हैं वो हमेशा से मतलब आगे ही की जो मुहिम चलाते रहे हैं। हुकूमत से हम दरख्वास्त करते रहे हैं, अपील करते रहे हैं कि हुकूमत भी इसके ऊपर तवज्जो दे और मुनासिब जो वक्त है नेगलेरिया से लोगों को अवेयरनेस दे। अब हमारा मिजाज कुछ ऐसा बन गया अनफॉर्चुनेटली कि जब समझते हैं कि जी ये तो बस ऐसी डॉक्टरों की डराने वराने की बातें हैं। अभी आपने जैसे देखा कि कराची के अंदर था कि समंदर के अंदर वो तूफान आने की थी और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए लेकिन वैसा नहीं हुआ तो लोगों ने बातें शुरू कर दी कि ये जी ऐसी इन्होंने अपनी कोई दिहाड़ी लगानी थी, इस वजह ये चीज़ों के साथ हो गया। कमिंग बैक नेगलेरिया की खातिर कि नेगलेरिया जो है अब हमारे यहाँ जो इसके लिए एक तो यही है कि आम चाहे कि इसके अंदर सर दर्द है, सर दर्द के बाद गुनूदगी, और आप जानते हैं कि आजकल बारिश और बारिश के बाद जो ह्यूमिडिटी सी हो जाती है उसके अंदर बस एक ठहराव, उसके अंदर भी ये सिम्टम जो है किसी को नॉर्मल इंसान को भी हो सकती हैं और नमकियात की जब भी कमी होती है तो उसके अंदर ये वाली फिर सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिम्टम जो है वो तो एक एवरेज है। इसके लिए कि डायग्नोस्टिक कहा जाए कि जी फौरन इसके लिए डायग्नोसिस हो जाएगी और वो, और आप जानते हैं और जैसा कि आपने रिपोर्ट के अंदर भी बता रहे थे कि अबाउट 95% जो है अनफॉर्चुनेटली उनको सेफ नहीं किया जा सकता और अगर अर्ली डायग्नोसिस हो भी जाए तो मैं समझता हूँ कि उसका इलाज बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पर वजाहत कर दीजिएगा कि मरज की तशखीस कितने दिनों में हो जानी चाहिए ताकि बर वक्त इलाज किया जा सके और मरीज सेहतमंद हो सके? जी बेहतर। ये देखें अब हर सर दर्द को तो आप नहीं समझेंगे कि नेगलेरिया के साथ है, तो गनूदगी या ड्रोजीनेस आपको थकावट के साथ भी होती है। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू डिक्लेयर कि इतने के अंदर जो अगर डायग्नोज हो जाएगी तो फिर उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ जैसे पोलियो की खातिर हम लोग मतलब सारे मेडिकल वाले लोग शोर मचाते हैं कि इससे बचाव मुमकिन है। बचाव की खातिर उलमा हजरात ने भी दे दिया है, मतलब एक फतवा बाकायदा मौजूद है कि आप वुजू करते वक्त जब आपके वहाँ पे वबा हो तो जो हमारे यहाँ एक सुन्नत है कि हमने नाक के साथ भी पानी डालना है, इसको इज्तनाब करें। इसको मना किया गया है कि ये आप ऐसा नहीं कीजिएगा। अब पानी के अंदर जो है सिंपल अगर टैंकी है असूली तौर पे जो मैं पहले अर्ज कर रहा था, अब हुकूमत को चाहिए कि वो क्लोरीन जो है वो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली नलकों के अंदर जो हमारे पानी आता है उसके अंदर वो डालें। घरों के अंदर अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि आया कि जो हम अपने घर के अंदर खुद नीचे से जमीन से पानी लेते हैं उसमें ये नेगलेरिया के जरासीम हो सकते हैं। अभी तक जितने केसेस सामने आए हैं उनमें बेशतर ऐसे हैं कि जो स्विमिंग पूल से उन्हें जो है वो नेगलेरिया वायरस हुआ था। कितने % चांसेस हैं कि ये घर के वाटर टैंक्स में भी मौजूद हो सकता है? देखिए ये तो इन्फेक्शन है ना, ये कहना कि भाई स्विमिंग पूल से इट इज वन ऑफ द सोर्स उसके साथ है।
हम मस्जिद के अंदर भी टैंक पानी से हम वुजू करते हैं, घरों के अंदर भी जो सरकारी पानी जाता है उसके साथ है। और जो मैं अर्ज कर रहा था और कोशिश कर रहा था इस बात को अवेयरनेस देने की खातिर कि जब तक हुकूमत की लेवल के ऊपर जो पब्लिक हेल्थ हमारी है वो जब तक इसके ऊपर कोई अमलदारी नहीं करेगी तो उस वक्त ये कहना बिल्कुल कतई तौर पे मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त होगा कि सिर्फ स्विमिंग पूल्स की वजह से ही होगा। स्विमिंग पूल्स में नो डाउट बिल्कुल इनफरादी तौर पे भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें और अगर उन्हें सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर की तरफ जाएं और अपना इलाज करवाएं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी तिबी माहिर हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से तमाम तरह हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब आप बताते हैं कि ईद उल अज़हा के ख्वाबों और गर्मी से सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान में 3000 से ज़ायद अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को गोश्त अच्छी तरह पकाकर खाने और सफाई की तरगीब दी है। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 500, पीम्स अस्पताल इस्लामाबाद में 700, मेयो अस्पताल में 650, सर्विसेज अस्पताल में 600, जना अस्पताल में 400, जनरल अस्पताल में 100 और गंगाराम और मुंशी अस्पताल में 200 से ज़ायद गैस्ट्रो के मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी बारे में तफसीलात के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करें। ईद उल अजहा के बाद से अब तक मुल्क भर में सैकड़ों अफराद गैस्ट्रो से दो चार हो गए। गैस्ट्रो सख्त गर्मी और गैर मायारी खुराक और आलूदा पानी से फैलती है। गैस्ट्रो ज्यादातर वायरस से होती है लेकिन बैक्टीरिया से भी होती है। गैस्ट्रो बैक्टीरिया और बाज़ ग़िज़ाओं के असरात की वजह से भी होता है। गैस्ट्रो निज़ामी इन्हज़ाम की शदीद बीमारी है। इस बीमारी में मैदा और छोटी आंत में सोजश से इसहाल शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी से मर्द, ख़वातीन और बच्चे यकसा मुतासर होते हैं। बीमारी के दौरान कुव्वत मुदाफ़ात कमजोर हो जाती है। मौसम गर्मा और बरसात में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में खासा इजाफा होता है। छोटी आंत में इन्फेक्शन या बड़ी आंत की सोजश के साथ मैदे में दर्द, तशन्नुज, इसहाल और कै होती है। इसकी आम इलामात में इसहाल, कै व मतली, भूख की कमी, बुखार, पानी की कमी होना, सरदर्द, गैर तबई तबखीर पैदा होना, पेट दर्द, खून आलूद पाखाना आना, जिस्मानी कमजोरी और गशी होना वगैरह शामिल है। गैस्ट्रो से बचाव के लिए एहतियात बहुत अहम है। कि इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मजीद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपसे बेसिक सवाल ही करूंगी कि गैस्ट्रो है क्या और गैस्ट्रो की अलामात क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे है कि जो आपका निज़ाम है इंसान का, जब उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर सोजश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसके अंदर जो कैपेसिटी है नॉर्मल खुराक अब्जॉर्ब करने की वो ख़त्म हो जाती है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ईद कुर्बान के ऊपर हर तबके को गोश्त अवेलेबल होता है। तमाम तबके, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो मिडिल क्लास हों, वो 3 दिन खुल के और अपनी फ्रीजर वगैरह, फ्रिज वगैरह भर के गोश्त खाते हैं। ना सिर्फ गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं बल्कि रिपीटेडली हमारे घरों के अंदर ये 3 दिन वो कभी कलेजी बनती है, कभी उसको पाए बनते हैं। ये हर तरह से वो हम लोग अपने जो निज़ाम है उसे हम आजमाते रहते हैं। इस दौरान आपका जो निज़ाम है वो खास एक कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी होती है जिसके मुताबिक वो खुराक को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। स्पेशली अगर गोश्त को अच्छे तरीके से पकाया ना जाए या अच्छे तरीके से उसे भुना ना जाए तो उसके अंदर इन्फेक्शन जो होता है, जो गोश्त का अपना इन्फेक्शन है वो भी इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो वो आपकी जो आंतड़ियों की, आपकी छोटी आंत की, बड़ी आंत की जो इन्फ्लेमेशन है उससे वो गैस्ट्राइटिस होता है और ये आपको हैजा करता है और आपकी तो तमाम आम तौर पर मौसम गर्मा में इस तरह के मसाइल जो है वो ज़्यादा देखने में आते हैं। तो क्या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? गोश्त अगर खा भी रहे हैं तो इसके साथ दीगर क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि जो कि होनी चाहिए? नहीं, पानी का इस्तेमाल तो बेशक करना चाहिए, लेकिन सबसे जो पहली जो एडवाइस है वो है कि आप चाहे बार-बार खाएं लेकिन एट अ टाइम कम खाएं। दूसरा, गोश्त को अच्छे तरीके से पका के खाएं, उसे अच्छी तरह गाल लें, उसे अच्छी तरह पका लें। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपके स्टमक की कैपेसिटी से ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये आपके स्टमक की कैपेसिटी है वो डेफिनेटली उसे डिस्टर्ब करेगा, वो बीमारियां कॉज करेगा। तो कम खाना और उसे अच्छी तरह पकाना, यही एक हल है जो कि जिससे हम गैस्ट्राइटिस से बचा जा सकता है। अच्छा सर, जैसा कि आप भी जानते हैं हमारा एक देसी कल्चर है जिसमें देसी टोटके अपनाए जाते हैं। घरों में कहा जाता है कि अगर अदरक का पानी पिया जाए तो गैस्ट्रो से बचा जा सकता है। क्या ये सही है?
देखिए, जो हमारे देसी टोटके हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली फ़ायदे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो देहात के अंदर है वो गोश्त खाने से पहले थोड़ा-सा दूध पी लेते हैं, ठीक है? ये भी एक बड़ी अच्छी रेमेडी है जिससे आपका जो स्टमक की जो पीएच है वो ज़्यादा हो जाती है और वो जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। जो अदरक का पानी है अगर वो खाली पेट पी लिया जाए तो डेफ़िनेटली वो एक आपका जो हाज़मा है उसे बेहतर करता है। लेकिन अगर आप अदरक का पानी पीने के बावजूद अगर आप उसके ऊपर 2 किलो गोश्त खा लेंगे तो अदरक का पानी क्या करेगा? तो जो बेसिक जो चीज़ें वो रेमेडीज़ हैं वो ये है कि आप अपने निज़ाम में डाइजेस्टिव सिस्टम को आज़माएँ ना, उसको इम्तिहान में ना डालें। उतना ही खाएँ जितना आप खा सकते हैं और जितना आप अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा गोश्त अमूमन पड़ा होता हो। ये है कि जब स्टमक अपसेट होता है, गैस्ट्रो के इश्यूज होते हैं, तो घर पर अमूमन ये कहा जाता है कि जी स्टमक अपसेट हुआ है तो आप जो है वो नींबू पानी पी लें या कोई कार्बोनेटेड वाटर, कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो पी लें तो उससे बेहतर हो जाएगा। तो ये क्या वाकई फ़ायदा देता है या उल्टा नुकसान होता है इससे? देखिए, जब गैस्ट्राइटिस होता है तो आप जो मरीज़ है उसे वॉमिटिंग और डायरिया होता है। उसके उसके लोग उसको उस पानी के जो अखराज है उसे कवर करने के लिए अगर पानी ज़्यादा पीते हैं या निम्कोल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो अगर आप उसको उसके अंदर बाइकार्ब डाल के उसकी जो गोलियाँ मिलती हैं बाज़ार से, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं। ये वक़्ती तौर पर आपको आराम देती हैं लेकिन उसके बाद एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, जब तक आप कॉज़ को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप जो चीज़ खाई जा रहे हैं, अगर आप उसके अंदर कोई भी चीज़ टेम्परेरी अगर वो उसकी मैनेजमेंट कर भी लेंगे, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। और अगर एक दफ़ा गैस्ट्राइटिस हो गया, तो बच्चों और बूढ़ों के अंदर इसके बड़े ही जानलेवा रिज़ल्ट निकलते हैं। मैं आपको सिर्फ़ रिसर्च बता दूँ कि पूरी दुनिया के अंदर गैस्ट्राइटिस से जिससे डायरिया और वॉमिटिंग होती है, बच्चों और बूढ़ों के अंदर मिलियंस के अंदर मौत होती हैं। मिलियंस के अंदर। अभी भी आप देखें गवर्नमेंट सेटअप के अंदर जितनी वो इमरजेंसीज़ हैं वो गैस्ट्राइटिस से भरी हुई हैं। स्पेशली ईद के 3 दिनों के अंदर और ईद के 3 दिनों के बाद। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम ये अज़्यूम करते हैं कि इन ईद के 3 दिनों के अंदर हमने गोश्त ज़रूर खाना है और दिन के 3 टाइम खाना है। तो अगर आप उस गोश्त के अंदर सब्ज़ी डाल लेंगे, अगर उस गोश्त को दिन के 1 टाइम कर लेंगे और 1 टाइम सब्ज़ी कर लेंगे या एहतियात के साथ खाएँगे, तो ना आपको कोई अदरक का पानी पीना पड़ेगा, ना ही आपको कोई टेम्परेरी मैनेजमेंट के लिए कोई गोली खानी पड़ेगी। हाँ, जो हमारे देसी टोटके हैं, हम ठीक सेल्फ है। मेडिकेशन करते हैं। यकीनन एहतियात बरतनी चाहिए और बिल्कुल एतदाल के साथ खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर आतिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद, कीमती राय से इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वो जैसे कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो यकीनन अगर आप हर वक्त गोश्त खाते रहेंगे तो इस तरह की बीमारियां जो हैं वो डेफिनेटली होंगी। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं तहसील अलीपुर की। 12 लाख की आबादी पर मुश्तमिल मुल्तान की तहसील अलीपुर में सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। अलीपुर के इकलौते तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गुज़िश्ता 1 माह से इंसुलिन नायाब है, जिसके बाद शुगर के मरीज अस्पताल के चक्कर लगा कर थक गए। मार्केट में कुछ मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त की जा रही है और एमएस तहसील हेडक्वार्टर अलीपुर डॉक्टर गुलाम पंचतन का कहना है कि 1 माह पहले 500 वायल आई थी जो कि 3 दिन में खत्म हो गई थी। आला हुकाम को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया जबकि जल्द वैक्सीन आ जाएगी, जबकि दूसरी तरफ शहरियों ने आला हुकाम फौरी नोटिस लेकर इंसुलिन की फराहमी की अपील की है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अलीपुर से अजहर अब्बास मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है? तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर में मौजूद हूँ। तकरीबन 1 माह से जो है ना तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन जो है वो नायाब हो चुके हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं वो आए रोज़ चक्कर लगाते हैं और ख़ाली जो है ना घर लौट जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शुगर पेशेंट मौजूद हैं जिनको अब तक जो है ना वो इंसुलिन नहीं मिल रही। उनसे जानते हैं कि किन मसाइल का सामना है। जी बताइएगा। 1 माह हो गए हैं कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। 4 से 5 चक्कर लगाए हैं 1 माह में। ये मेरी 5वीं पर्ची है और मेरा ये 5वीं पर्ची है और ये मेरा कार्ड भी बना हुआ है। तो हर आए दिन ये कहते हैं जी कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। हम गरीब आदमी कहाँ पे जाएं? मार्केट में जाते हैं तो वहाँ जो इंसुलिन है वो इंतहाई महंगी है। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगी? आप मेहरबानी फरमा के गवर्नमेंट जो है इस पर कोई ना कोई अमल दरामद करें, आपकी मेहरबानी होगी। जी यहाँ पर जो शहरी थे उनका ये कहना था कि जो इंसुलिन है वो आम मार्केट में भी ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। उनका ये मुतालबा है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन जो है ना वो दस्तयाब की जाए ताकि शुगर पेशेंट जो है ना उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल के चक्कर लगाते हैं और फिर बरहमी का इजहार भी करते हैं कि इंसुलिन उन्हें मिल नहीं पाती है। किस तरह से वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं आपको वो भी दिखाते हैं।
है नहीं, रोज चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, ब्लैक पे मिल रही है। 1 माह से अस्पताल में चक्कर लगा रहे हैं, ना बाहर से मिल रही है ना स्टोरों से मिल रही है। इंसुलिन यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। बहुत दिनों से अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं हम, इंसुलिन नहीं मिल रही। बाहर जाते हैं मेडिकल स्टोरों पे तो वहाँ भी नहीं है। अगर किसी मेडिकल स्टोर पे पड़ी भी है तो बहुत महंगी है, हमारी पहुँच से दूर है। मैं तसलसल से 2 माह से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे वैक्सीन नहीं मिली और शिद्दत से तकलीफ भी है। और बाहर जब लेने जाते हैं वो ब्लैक में मिलती है बहुत मुश्किल से। मेरी इस्तदा है कि ये मरीजों को ज्यादा रुसवा न किया जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर इस वक्त दुनिया भर में तेजी से फैलने वाला ऐसा जानलेवा मरज है जिसका इलाज तो मुमकिन है मगर वो काफी तकलीफदेह साबित होता है, और वो भी इस सूरत में जब सरतान की तशखीस इब्तदाई मराहिल में हो। स्टेज 3 या इसके बाद इलाज से सेहत याबी का इम्कान लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इस वक्त हर 6 में से 1 मौत का सबब किसी किस्म का कैंसर होता है, और कैंसर दुनिया भर में अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। कैंसर इतना खौफनाक और ख़तरनाक मर्ज है, ऐसे में फैसलाबाद के सबसे बड़े सरकारी एलाइड अस्पताल में कैंसर की OPD बंद कर दी गई है, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात हम जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली हैदर से। अली बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्यों OPD को बंद कर दिया गया? सरकारी अस्पताल में सहूलियात का जहां फुकदान रहता है, वहीं सरकारी हॉस्पिटल में अमला की कमी जो है वो भी सामने आना शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, अलाइड हॉस्पिटल 2 के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर कैंसर OPD जो है, जो कि 2 साल पहले यहां पर बनाई गई थी ताकि कैंसर के मरीज़ों का इलाज मुआवजा जो है वो यहां पर किया जा सके, लेकिन वो जो है वो बंद कर दी गई है मुकम्मल तौर पर। ना ही किसी मरीज़ का यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है और ना ही कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो यहाँ पर बैठ रहा है, जबकि जिसके बायस मरीज़ों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा, गोजरा, जंग और दीगर इलाकों से आने वाले मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर कैंसर का इलाज करवाने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर आते थे, लेकिन अब उनको जो है वो अलाइड हॉस्पिटल 1 में रेफ़र कर दिया जाता है। जबकि हॉस्पिटल इंतज़ामिया से हमने बात की तो उनका यही कहना है, अलाइड हॉस्पिटल 1 में अमला की कमी के बाद यहाँ से जो डॉक्टर थे, एक तो उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, सरगोदा चले गए हैं, उसके बाद ना ही कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया, जिसके बायस ये कैंसर OPD जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। कैंसर का मरीज़ जो है वो यहाँ पर आता है तो उन्हें अलाइड हॉस्पिटल 1 में रेफ़र कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनका इलाज मुआवजा जो है वो करवाया जा सके। जी तो हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि मरीज़ काफ़ी मुश्किल में है इस वक्त, और एलाइड अस्पताल में कैंसर की OPD बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को किन मुश्किलात का सामना है उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। दरबदर हो जाएंगे ना दूसरे हॉस्पिटल में जाने से। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है इलाज। वो मरीज़ बहुत ज़्यादा ना कह रहे थे कि नहीं हम किधर जाएं, लेकिन वो डॉक्टर साहब कह रहे थे आप जिधर मर्जी जाएं, हमें नहीं पता। मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो काफ़ी दूर से आते हैं उन्हें भी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर DHQ पे दोबारा कैंसर OPD को ओपन किया जाए। दूर दराज से जो आम आती है, पैसे खर्च करके किराया लगा के जैसे भी है, तो इधर उनको कुछ भी मतलब अवेलेबल नहीं मिलता। कैंसर OPD सर दोबारा ओपन करनी चाहिए। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जफ़र साहब, जो कि MS एलाइड अस्पताल फैसलाबाद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो यही बताइएगा क्या वजह है कि OPD को बंद कर दिया गया है यहाँ पर? कुछ देर पहले जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC साहब हैं उन्होंने OPD शुरू किया था। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो मरीज़ जो हमारे पास डेली आते हैं वो बहुत ही कम है, 1, 2, 3 से ज़्यादा मरीज़ नहीं थे। और सेकेंडली जो डॉक्टर साहबान प्रॉपर कैंसर वार्ड है वो अलाइड हॉस्पिटल में है, हमारे पास कैंसर वार्ड ही नहीं है। तो वहाँ से डॉक्टर साहबान आ रहे थे, उन डॉक्टर साहबान में से कुछ की प्रमोशन होगी, इसलिए वहाँ डॉक्टर साहबान की कमी होगी। वो टेम्परेरीली जो है सस्पेंडेड। VC साहब से कल भी मैं मिला था इस सिलसिले में। सर जैसा कि आपने कहा कि मरीजों की कमी की वजह से OPD को बंद किया गया, लेकिन हमने अपने नुमाइंदे से बात की है, वहाँ पर कुछ मरीज मौजूद थे जिनका कहना था कि हम कैंसर पेशेंट हैं या वो अपने किसी भाई को या बहन को अपने साथ लेकर आए हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन OPD बंद है। सर मरीज आ तो रहे हैं ना, इस तरह बंद तो नहीं की जा सकती OPD? भी दवाई लेने आते हैं अलाइड से। हेल्प फाउंडेशन एक NGO है जो कैंसर के मरीजों को दवाई देती है। वो जो मेडिसिन है वो अलाइड हॉस्पिटल में नहीं, DHQ में अवेलेबल है। एक NGO है हमारे साथ तावन के साथ, वो मेडिसिन देती है। बेशतर मरीज वहाँ अलाइड से मेडिसिन लेने आते हैं। एक टीका 1.5-2 लाख का है,
तो वो शेख इफ्तिकार साहब हैं, उस सिलसिले में काफ़ी तावन करते हैं। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में क्या ऑल्टरनेट जो है वो लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये कितने अरसे तक चलेगा और कब तक ये उम्मीद है दोबारा कि ओपीडी को दोबारा बहाल किया जा सकता है? जी, वी साहब से मेरी कल भी मुलाकात हुई थी इस सिलसिले में, तो इंशाल्लाह जल्दी इसको बहाल कर दिया। आजकल छुट्टियाँ बेहतर जो हमारे प्रोफेसर साहबान हैं, जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन हैं, वो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, इंशाल्लाह उन छुट्टियों के दरमियान ही बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान जो मरीज आ रहे हैं उन्हें ऑल्टरनेट वे से फैसिलिटेट किया जा रहा है? हाँ जी, सर्जिकल ओपीडी होता है ना हमारा, वो देख लेते हैं। सर, किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस हवाले से बता दीजिए। सर्जिकल ओपीडी जो हमारा होता है उसी के साथ ही बैठते थे। अच्छा। और सर्जिकल ओपीडी हमारा चल रहा है, वो मरीज देख रहे हैं, वो सारे बेसिकली सर्जरी के साथ ओवरलैप करते हैं, मेडिसिन के साथ ओवरलैप करते हैं, तो दोनों शोबे हमारे पास मौजूद है, वो देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट भी क्या मौजूद होते हैं इन केस अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो उनसे भी कंसल्ट किया जा सकता है? इमरजेंसी हम नहीं लेते भाई, हमारे पास तो वार्ड ही नहीं है कैंसर का। वैसे हम हर किस्म की इमरजेंसी लेते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास कैंसर का इमरजेंसी प्रॉपर वार्ड नहीं है, तो वो कैंसर के लिए जो भी पेशेंट हैं वो लाइट ही जाते हैं। ठीक है, हमें तमाम तर डिटेल वो बता रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही इस मामले को ठीक और बेहतर कर लिया जाएगा और इसका हल निकाल लिया जाएगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद टॉपिक शामिल करेंगे। डॉलर की कीमत तो कम हो गई, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। मौशी आशारियों और आए रोज़ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से परेशान शहरियों को एक और झटका लगा है। हैदराबाद और कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए फी किलो से बढ़कर 900 रुपए फी किलो हो गया है। मार्केट जराये के मुताबिक कोयटा में मुर्गी और गाय के गोश्त की कीमत में 100 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे फजल तवाब से। फजल, बताइएगा कि कोयटा में क्या सूरत हाल है, अवाम क्या कहना है? सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में मुर्गी की कीमतों में कमी की बजाय मज़ीद इजाफा देखने को मिल रहा है। जो मुर्गी फ़ी किलो 700 रुपये में ईद से कबल फ़रोख्त की जा रही थी, वो अब मार्केट में इस वक्त 750 रुपये फ़ी किलो, जबकि नवाही इलाकों में 780 रुपये फ़ी किलो हैरानकुन इजाफे के साथ जो है फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि ईद के बाद मुर्गी की कीमतों में कमी आने के बजाय जो है मज़ीद इजाफा जो है वो समझ से बालातर है। दुकानदार भी इस तमाम तर सूरत हाल में परेशान दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती कीमतों के बायस जो है वो सेल ना होने के बराबर है। हमने भी यहाँ पर जब शहरियों से बात की तो शहरियों का भी ये कहना है कि फ़ी किलो 750 से 780 रुपये का मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त होना और ख़रीदना जो है वो हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि इस महंगाई की सूरत हाल में घर का गुजर बसर मुश्किल है। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो कोयटा में मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस ले, और दूसरी जानिब दुकानदारों का ये कहना है कि मुर्गी की जो बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई पाबंदियाँ हैं उस पर पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जी, कोयटा के बाद अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त अब 850 रुपए में फरोख्त होना शुरू हो गया है। हैदराबाद में प्राइस कंट्रोल कमेटी और इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। वारिस बिन आजम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वारिस, बताएगा यहाँ पर कीमतों की क्या सूरत हाल है? कुर्बान जो ईद कुर्बान है, इसके बाद अमूमी तौर पर देखा जाता है कि मुर्गी की जो कीमत है वो काफ़ी नीचे आ जाती है, लेकिन हैदराबाद में इस वक्त जो मुर्गी की फ़ी किलो कीमत है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ईद से कबल जो चांद रात के दौरान हैदराबाद में फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त है वो 550 से 600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था। ताम जो आज हैदराबाद में मुर्गी के फ़ी किलो गोश्त की कीमत है 850 रुपये भी वसूल की जा रही है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या वजह है कि जो कीमतें बढ़ी हैं। हम लोगों तक माल नहीं पहुँच रहा है, और पहुँच भी रहा है तो बहुत महंगा माल पहुंच रहा है, जिससे आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि तकरीबन 800, 850, 750 ये चल रहा है। कभी इतना महंगा माल आज तक नहीं बिका है, लेकिन इसी बकरा ईद पर जो है 800, 850 रुपये गोश्त चल रहा है, जिससे आवाम बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, आपने सुनी है गुफ्तगू मुर्गी फरोश की भी। इनका यही कहना है कि पीछे से जो माल इनको सप्लाई किया जाता है वो खासा महंगा सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा हैदराबाद में अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी की बात किया तो वो भी हैदराबाद में मुकम्मल तौर पर जो है गैरफाल नज़र आ रही हैं। जी, मटन और बीफ तो पहुंच से दूर था ही, अब मुर्गी का गोश्त भी पहुंच से दूर होता जा रहा है, और शहरियों ने भी इस हवाले से बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा इस बारे में आपको वो दिखाते हैं।
जो किलो खरा होगा वो 1 पाव पे आ जाएगा, 1 पाव वाला आधा पाव पे आ जाएगा, और हम जैसा फकीर आदमी तो सिर्फ देख सकेगा। गरीब बने खाने के लिए तरस गया मुर्गी। जो मुर्गी बकरा ईद पे 150 रुपए किलो होती थी, आज 850 900 रुपए किलो है। गरीब आदमी कहाँ जाए? हुकूमत कहाँ मरी हुई है? हुकूमत सोई हुई है। गरीब बंदा तो नहीं खरीद सकता, जो ताकतवर होगा वही खरीदेगा। मुर्गी को तो बस देख सकता, बंदा खरीद नहीं सकता। महंगाई के मारे अवाम इस आस पर जिंदा हैं कि ये महंगाई कम होगी, उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। IMF का प्रोग्राम भी मिल गया, डॉलर की कीमत भी कम हो रही है। अब देखना ये है कि अवाम के लिए आसानी कब पैदा होती है, और यकीनन हुक्मरानों को भी इस सिलसिले में सोचना होगा, कुछ ना कुछ इकदाम उठाने होंगे। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में महंगाई के हवाले से ज़रा डिटेल से बात कर सकें और ये भी दुआ करेंगे कि अब अच्छी खबरें आएँ ताकि हम आवाम को खुश कर सकें और बता सकें कि मुर्गी का गोश्त की कीमत कम हो गई है, महंगाई में कमी आई है। होप फॉर द बेस्ट, अच्छा बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, और खबरें उम्मीद करते हैं कि अच्छी आएंगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।